नमस्कार। आपका स्वागत है जौहरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसको CGHS भी कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए आपको धन्यवाद। आइए अब हम इस वीडियो में देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इसमें सबसे पहला था जनरल प्रोविजंस, क्या क्या है इस स्कीम में। तो एज द स्कीम इज अवेलेबल एट प्रेजेंट एट द फॉलोइंग सिटीज़, यानी अभी ये जो स्कीम है वो 27 शहरों में उपलब्ध है देश के। तो उसमें जो 27 शहरों का नाम है वो इस लिस्ट में आपके सामने दिया हुआ है, जैसे अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता। तो ऐसे करके ये जो 27 सिटीज़ हैं, इसमें ये फैसिलिटी प्रेजेंट में अवेलेबल है, जो 27 सिटीज़ में। सेकंड आता है इसमें कि ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है या कौन इसके दायरे में आता है। तो इसमें ऑल एम्प्लॉयज पेड फ्रॉम सिविल एस्टीमेट्स हैविंग देयर हेडक्वार्टर्स एंड देयर फैमिली इन द सिटीज मेंशन्ड अबव, अदर देन दोज एम्प्लॉयड इन रेलवे एंड अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनका हेडक्वार्टर या उनका फैमिली जो ऊपर बताई गई 27 सिटीज़ में रहता है। सिर्फ जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं और जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं उन एम्प्लॉयों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इन 27 शहरों में रहते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एक्सक्लूडिंग रेलवेज एंड आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड पर्सन है पेंशनर्स, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। फिर आता है रिटायर्ड डिविजनल अकाउंटेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। और विडोज चाइल्ड गेटिंग फैमिली पेंशन, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनकी जो वाइफ और बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है। फिर दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है, इसलिए दिल्ली पुलिस भी इसमें कवर है। फिर है सिविलियंस ऑफ डिफेंस सर्विसेज एट ऑल स्टेशंस एक्सेप्ट मुंबई। तो जो डिफेंस सर्विस में जो सिविलियन पोस्ट है जैसे CGDA वगैरह, PNT, तो ऐसा सब जो डिपार्टमेंट है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें आते हैं। और द एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर इन डीम्ड डेपुटेशन टू ऑटोनॉमस बॉडीज़, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑटोनॉमस बॉडीज़ में डेपुटेशन पे उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एक्रूअल ऑफ CGHS बेनिफिट्स, यानी कब से CGHS के बेनिफिट है वो एप्लीकेबल होते हैं, यानी कब से स्टार्ट होते हैं। तो द CGHS बेनिफिट्स एक्रू फ्रॉम द डेट ऑन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर ए CGHS कार्ड, यानी जिस दिन से बंदा CGHS कार्ड के लिए अप्लाई करता है उस दिन से वो बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल है, उस दिन से उसको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर है कि CGHS इज़ कंपलसरी फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिसाइडिंग विद इन द एरियाज कवर्ड बाई CGHS डिस्पेंसरीज, यानी यदि आप CGHS कवर्ड एरिया में रहते हैं तो आपको CGHS कार्ड बनवाना कंपलसरी है, आप उसको मना नहीं कर सकते। और एज सून एज ए पर्सन जॉइंस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एंड इंटीमेट्स हिज रेजिडेंशियल एड्रेस विच इज़ विद इन ए CGHS कवर्ड एरिया, CGHS contribution at the appropriate rate should be recovered whether the CGHS कार्ड इज issued और not। मतलब कि जैसे ही कोई बंदा सर्विस ज्वाइन करता है
और ऑफिस को इंटीमेट करता है कि वो उस एरिया में रह रहा है। तो उसी यदि उसका जो एरिया है वो सीएचएस कवर्ड एरिया में आता है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी पोस्ट के हिसाब से वो शुरू हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन का रिकवरी करना शुरू कर दिया जाएगा, चाहे उसको कार्ड इशू हुआ है या नहीं हुआ। यानी यदि वो कार्ड के लिए अप्लाई नहीं भी करता और उसका एड्रेस सीएचएस कवर्ड एरिया में आता है तो उसको कंट्रीब्यूशन देना कंपलसरी हो जाता है। फिर है कि इफ़ ए पर्सन रिसाइडिंग इन सीएचएस एरिया एंड हु हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर सीएचएस कार्ड डिस्पाइट इंटीमेशन सूटेबल एक्शन शुड बी टेकन। यहाँ पर ये भी हो जाता है कि यदि कोई बंदा सीएचएस कवर्ड एरिया में रह रहा है और वो कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करता तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो आपके खिलाफ कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है, यानी आपको मेमो इशू कर सकता है, आपसे सॉकोस नोटिस भी आपको इशू कर सकता है। तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप जैसे ही सीएचएस कवर्ड एरिया में रहते हैं तो आपको कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। फिर पेंशनर्स कैन गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड विद एनी ऑफ द डिस्पेंसरीज वेदर दे वर रिसाइडिंग इन द सिटी और नॉट। यानी जो पेंशनर्स हैं वो किसी भी सिटी में अपना नेम रजिस्टर करवा सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ जो सर्विस में जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए जिस सिटी में वो सर्विस कर रहे हैं और जिस एरिया में रह रहे हैं तो उस एरिया का जो डिस्पेंसरी है उसी में उनको अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना होता है। फिर आता है कि इफ़ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोथ कैन कंट्रीब्यूट टू द सीजीएचएस एंड एलिजिबल पेरेंट्स ऑफ बोथ में अवेल द बेनिफिट्स। यानी यदि दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो वो चाहें तो दोनों अपना सेपरेट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सीजीएचएस के लिए। और सेपरेट कंट्रीब्यूशन देने से फ़ायदा ये होगा कि वो अपने जो डिपेंडेंट्स पेरेंट्स हैं उनका इलाज वो सीजीएचएस में करवा सकते हैं, यानी दोनों की फैमिली के लिए सीजीएचएस बेनिफिट अवेलेबल हो जाएंगे उस टाइम पे। और यदि दोनों में से कोई एक ही सीजीएचएस बेनिफिट लेना चाहता है तो भी वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसमें सिर्फ उसी की फैमिली को यानी एक ही फैमिली को सीजीएचएस बेनिफिट मिलेगा, दूसरी को नहीं मिलेगा। और यदि उसमें से जो रिकवरी होगी दोनों में से तो जिसका पे ज़्यादा होगा उसकी सैलरी में से सीजीएचएस की रिकवरी की जाएगी कंट्रीब्यूशन की। और आता है कि द रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इफेक्टेड थ्रू मंथली सैलरीज ऑफ बिल्स, यानी इसका कंट्रीब्यूशन हर मंथ के हिसाब से किया जाएगा। फिर आता है कि सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन इज रिकवरेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्यूटी सस्पेंशन एंड लीव नॉट एक्सीडिंग 4 months अदर देन EXOL। यानी यदि आप छुट्टी पे हैं, ड्यूटी पे हैं या सस्पेंड आपको कर दिया गया है तो उस टाइम के लिए भी आपसे सीजीएचएस का रिकवरी किया जाएगा मैक्सिमम 4 months के लिए। और यदि आपका छुट्टी 4 month से ज़्यादा है तो आपके पास में या गवर्नमेंट सर्वेंट के पास में एक ऑप्शन होता है कि यदि वो चाहे तो सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन दे और यदि नहीं चाहे तो वो उसको बंद कर सकता है। लेकिन यदि वो अपना कंट्रीब्यूशन बंद कर देता है तो उसमें क्या होगा कि ना तो गवर्नमेंट सर्वेंट और ना ही उसका फैमिली जो सीजीएचएस की जो बेनिफिट हैं वो उनको अवेलेबल नहीं होंगे, यानी वो अवेल नहीं कर सकते यदि वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिए तो। फिर आता है कि इफ़ एन एम्प्लॉयज ट्रांसफर टू अनदर सीजीएचएस स्टेशन or goes abroad leaving his family at the old station may continue to pay the contribution, in which case his family can continue avail CHS benefits at old station। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है किसी या उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका जो फैमिली है वो पुराने स्टेशन पे ही मैक्सिमम 6 महीने के लिए सीजीएचएस बेनिफिट्स अवेलेबल कर सकता है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे 6 महीने के लिए दे सकता है। 6 महीने से ज़्यादा के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
नेक्स्ट आता है इसमें कि रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, किस रेट से कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो एज पर 7 पे कमीशन जो जनवरी 2016 से इफेक्टिव हो चुका है, लेकिन इसका जो रिवाइज रेट था वो जनवरी 2017 में CHS ने निकाला है। तो लेवल के हिसाब से उसका रेट अब बढ़ा दिया गया है। तो लेवल 1 to 5 250 रुपीज़, लेवल 6 के लिए 450 रुपीज़, लेवल 7 to 11 के लिए 650 और 12 एंड अबव के लिए 1000 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूशन है, ये मंथली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स CGHS। फिर आता है कि यदि आप कोई भी एम्प्लॉयज़ या उसका फैमिली किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसको किस हिसाब से एकोमोडेशन मिलेगा हॉस्पिटल में, उसका भी यहाँ पे है। तो अप टू यदि उसका बेसिक पे है 47,600 रुपये, तो वो जनरल वार्ड में उसको एकोमोडेशन मिलेगा। यदि 47,601 से लेके 63,100 रुपये है उसका बेसिक पे, तो उसको सेमी प्राइवेट, और 63,101 रुपये से ज़्यादा है तो उसको प्राइवेट वार्ड में एकोमोडेशन मिल जाएगा, होटल के में, सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल के में। तो ये भी चेंज हो गया है पहले से। पहले बेसिक पे जो 6 पे कमीशन के हिसाब से कम था, अब बेसिक पे का यहाँ पे क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। इसके लिए एक CHS का ऑर्डर है जो 9 जनवरी 2017 को CHS ने इशू किया, उसके हिसाब से ये नई रेट हैं। फिर आता है कि इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल हैं CHS में। तो इसमें नॉर्मली बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं CHS के अंदर में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटी यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं। तो उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मेडिकल अटेंडेंस इंक्लूडिंग कंसल्टेशन विद द AMA एट ए CGHS डिस्पेंसरी, पॉलीक्लिनिक और CHS विंग ऑफ द हॉस्पिटल, एक्सरे लेबोरेटरी एंड अदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, सप्लाई ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब बाय DMA, और बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिख ही रही हैं। ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं CHS के अंदर में। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रोसीजर फॉर रेफरल टू रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, यानी आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे या किस बेस पर रेफ़र किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पे है आपके सामने। तो द बेनिफिशरीज हैव द ऑप्शन टू अवेलिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट एट CGHS रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल ऑफ हिज बार हर चॉइस आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ ए CGHS बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट। यानी एज पर CGHS स्कीम के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपना चॉइस से किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, बशर्ते उसका रिकमेंडेशन किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या CGHS के डॉक्टर ने किया हुआ हो, तो वो किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है यदि वो CGHS से लिंक है, एक रिकॉग्नाइज्ड है। तो इन नॉर्मल केसेस द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल वुड बी फॉलोड। तो उसके लिए परमिशन लेटर should always be issued before the patient visits the private hospital या डायग्नोस्टिक सेंटर। यानी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले आपका परमिशन लेटर इशू होना चाहिए। यदि उससे के बिना आप चले गए तो हो सकता है कि आपको उसका रीइंबर्समेंट नहीं किया जाए। यदि आपको पोस्ट फैक्टो परमिशन दे दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको उसका रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही उसका प्रायर परमिशन ले लें। तो परमिशन लेने के लिए आपको ए फोटो कॉपी ऑफ वैलिड CHS कार्ड, ए रिक्वेस्ट लेटर एंड ए कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम CGHS डॉक्टर, वो सब साथ में लगाना है परमिशन लेटर के, तो आपको उसका परमिशन मिल जाएगा और आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यदि आप इमरजेंसी केस है तो नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, आप बिना परमिशन के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फिर आता है कि OPD ट्रीटमेंट इज नॉट अलाउड इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, कैंसर सर्जरी
किडनी ट्रांसप्लांटेशन और जॉइंट रिप्लेसमेंट और एक्सीडेंटल केस। यानी ओपीडी ट्रीटमेंट सीएचएस के अंडर में, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलाउ नहीं है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किसी में जाके दिखा सकते हो। सिर्फ जो कुछ केस हैं जो अभी आप बताएं आपको, उन केस में आप सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और फिर आता है कि सीजीएचएस बेनिफिशरीज हु हैव सब्सक्राइब्ड टू मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन क्लेम रीइंबर्समेंट फ्रॉम बोथ। यदि आपने किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के ली हुई है तो आप दोनों तरफ से अपना मेडिकल रीइंबर्समेंट का क्लेम कर सकते हैं। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैन अकॉर्ड पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इन जीनियन केस वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट और हिज फैमिली हैव गॉन डायरेक्टली टू एन impaneled hospital after due prescription by a government or CGHS specialist. The prescription issued for diagnostic test investigation is valid for a single use within a period of 2 weeks from the date of issue. यानी एक बार जो स्लिप है वो 2 वीक के लिए ही वैलिड है, उसके बाद में आपको दोबारा से उसको वैलिड करवाना होगा। The CMO in charge of CGHS dispensaries can issue medicine for a maximum period of 3 months at a time on a valid prescription. यानी मैक्सिमम आपको 3 महीने की दवा मिल सकती है CGHS में। जनरल कंडीशंस में यदि कुछ स्पेसिफिक या सीरियस प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स की मेडिसिन मिल सकती है, लेकिन उसको जो नेक्स्ट अप्रूवल है वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से लेना होगा। एक सीएमओ आपको वो दवा नहीं दे सकता 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे ये सीजीएच जो स्कीम है सीजीएचएस वो ख़त्म होती है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।